नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश की, देश के भविष्य की, युवा पौध की, हमारे बच्चों की, पढ़ने वालों की और पढ़ाने वालों की भी, और खास निगाह रहेगी बिहार पर। अब मैं बिहार और बिहारियों का मुरीद रहा हूं, और जब मैं कहता हूं कि मैं मुरीद हूं बिहारियों का, तो इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा कि बहुत बार जलन भी होती है, ईर्ष्या भी होती है और कोफ्त भी होती है बिहारियों को देखकर, उनकी ब्रेन पावर को देखकर। जहां देखो वहां बिहारी, आईएएस, आईपीएस, आईआईटी, नीट का इम्तिहान हो, मीडिया, मतलब हर जगह बिहारियों ने परचम लहरा रखा है, डंका बज रहा है उनका। तो उसी बिहार के बारे में अगर मैं आपको यह बताऊं कि बिहार का जो युवा है, हम लगातार यह बताते तो नहीं थकते हैं कि देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बताते हैं। लेकिन बिहार दरअसल देश का सबसे युवा प्रदेश है। 35 को भूल जाइए, 18 साल से कम उम्र की वहां पर जनसंख्या 40% है। 13 करोड़ बिहारी हैं, तो 5.25 करोड़ 18 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि जो 12वीं तक पढ़ने की उम्र आप लगा लीजिए। अब 12वीं तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं बिहार में, 20 लाख, फिर से सुनिएगा, 20 लाख बच्चे, उनका सरकारी स्कूलों से नाम काट दिया गया, क्योंकि लंबे समय से वो स्कूल आए ही नहीं रहे। और इन 20 लाख में से 1.5 लाख बच्चे वो हैं जो 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, यानी कि बोर्ड के इम्तिहान देने वाले थे। अब उनके नाम काट दिए गए। इसमें समस्याएं बहुत हो सकती हैं। कोई खेती करने पर मजबूर है, घर में आमदनी ढंग की नहीं हो पा रही है, तो घर वालों की मदद करने के लिए स्कूल ही छोड़ दिया। बहुत से बच्चे बिहार में क्या करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में भी दाखिला रखते हैं और बैकअप के तौर पर सरकारी स्कूलों में भी नाम दर्ज करा लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा आप बिहार का इस बात से लगा सकते हैं कि जो ट्यूशन पढ़ना भी आजकल एक शगल हो गया है ना, स्कूल में पढ़ते नहीं है, ट्यूशन लगवा दिया जाता है। 30% बच्चे ट्यूशन लेते हैं देश भर में, पर बिहार में यह तादाद 70% से भी ज्यादा की हो जाती है। पर 20 लाख का आंकड़ा, यह हैरान करने वाला भी है और परेशान करने वाला भी है। बिहार मेघालय के बाद सबसे ज्यादा स्कूल से ड्रॉप आउट वाला राज्य बन गया है। 100 में से लगभग 22 बच्चे मेघालय में स्कूल में ड्रॉप आउट कर जाते हैं, यानी कि स्कूल से नाम कटा लेते हैं। यह आंकड़ा 20.5% है बिहार में, असम में 20%, 20.25%, गुजरात में 18% के करीब, 17.25% पंजाब में, आंध्र में 17.25%, कर्नाटक में 14.5%। यहां एक बड़ा सवाल भी अपने आप में जुड़ जाता है, देश पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? पढ़ाई तो वो बुनियाद है जिस पर आपका भविष्य, वो इमारत खड़ी होती है, और इसी के बिना पर देश भी विकसित होता है। विश्व गुरु बनने की राह में ये युवा शक्ति अगर हमारे साथ ना आए तो क्या होगा? ये अपने आप में बहुत अहम सवाल है। कुछ ये जो लापता छात्र हैं उनकी जानकारी आपको दे देता हूं। मुजफ्फरपुर जिले में 10,11,579 छात्र हैं, उनमें से 1,02,86 के नाम कट गए हैं। वैशाली में 6,90,828 छात्र, 1,04,189
इनके नाम कट गए। पश्चिमी चंपारण 11,76,978, 1,40,752 के नाम कट गए हैं। ये तो पढ़ने वालों की बात हो गई, पर पढ़ाने वालों की बात करना भी जरूरी हो जाता है। पढ़ाने वाले यानी कि शिक्षक, और शिक्षकों को लेकर और शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले कुछ महीनों से बवाल कटा हुआ है। बिहार में बीपीएससी ने एक भर्ती कराई 1,70,000 शिक्षकों की। इसके बारे में ताल भी ठोकती है सरकार, और जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा एक मुश्त इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती पूरे देश में कहीं नहीं हुई। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स थे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, गड़बड़ घोटाले के, घपले के आरोप लग रहे हैं। पेपर लीक से लेकर अयोग्य जो एस्पिरेंट्स थे उनकी भर्ती की जा रही है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीपीएससी से जो सवाल जवाब किए गए हैं, कट ऑफ से अधिक नंबर फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं? वो कहते हैं कि जी 10,000 से ज्यादा छात्र उनके दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य पाए गए। सफल अभ्यर्थियों से अधिक नंबर हैं पर सिलेक्शन नहीं। कहा गया कि 4,800 छात्र भाषा के पेपर में अयोग्य साबित हुए। बीएड अभ्यर्थी को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया? 10,000 बीएड वाले डिप्लोमा धारक भी हैं, पर ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते। तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, वो कह रहे हैं नियुक्ति घोटाला हो या ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, ईडी की एंट्री होनी चाहिए। आजकल ईडी के छापेमारी की खबरें आम होती जा रही हैं। अब राजस्थान में आजकल ईडी बहुत सक्रिय हो गई है, वहां पर विधानसभा चुनाव हैं। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत पर ईडी घोटाले का आरोप लग रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा पर, वो अलहदा मुद्दा है। विजय सिन्हा कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री और उनके बड़े भाई की शिक्षा से ज्यादा किसी को पढ़ने का हक नहीं। यह हिटिंग बिलो द बेल्ट हो रहा है, पर राजनीतिक आरोप हैं, और इन्हीं आरोपों में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले फंसे हुए हैं क्या? आगे कुआं पीछे खाई वाला काम हो रहा है क्या? और यह उस राज्य में जो देश की ब्रेन पावर माना जाता है। और यह हिंदी पट्टी में सिर्फ बिहार की बात नहीं, बीमारू राज्य जो हैं, वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार तो उसमें आता ही है, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत में पढ़ाई का स्तर बेहतर क्यों है और हम इसे बेहतर हिंदी पट्टी वाले क्यों नहीं कर पा रहे? कहने को शिक्षा का बजट बढ़ा दिया जाता है, पर उसका हासिल क्या है? चुनावी मौसम चल रहा है, पर इन गंभीर सवालों पर भी चर्चा और विमर्श बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल और उसकी वानगी मैंने आपके सामने पेश कर दी अपने संबोधन में। सवाल ये, बल्कि पहला सवाल दूसरे को मानिए, बिहार की पढ़ाई आगे कुआं पीछे खाई, और नहीं पढ़ेगा तो देश कैसे बढ़ेगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, जेडीयू सत्ता की अगुवाई कर रही है, उनके युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, प्रियंका भारती एक और युवा चेहरा, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, धीरेन्द्र सिंह मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, ये एनडीए का हिस्सा हैं, आरएलजेडी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता माधव आनंद, और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये आंकड़े देखकर थोड़ा दुख होता है। ब्रेन पावर के लिए जाना जाने वाला
बिहार 20 लाख छात्रों के नाम ही कट रहे हैं, 1.5 लाख उसमें से बोर्ड के इम्तिहान देने वाले हैं। ड्रॉप आउट पूरे भारत में दूसरे नंबर पर, हर जगह धूम बिहारियों की, और स्कूल में सन्नाटा। संदीप जी, मैं बिहार से आता हूं और बिहार का इतना गुणगान करने के लिए, बिहार की मेधा और प्रतिभा को पहचानने के लिए पहले तो आपको साधुवाद। दूसरा, गड़बड़ी किसी भी पैमाने पर 20 लाख छात्रों के अगर नाम कटे हैं तो उसके कारण बहुत से हो सकते हैं। कुछ लोग फर्जी दस्तावेज देकर स्कूलों में नामांकन कराते हो, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, हो सकता है कि प्राइवेट में भी पढ़ते हो और बैकअप के लिए सरकारी स्कूलों में भी जाते हो। संदीप जी, आज 2 मुद्दों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। एक, आपने जो विद्यार्थी जिनका नाम कट रहा है उस विषय पर चर्चा आयोजित की है, और दूसरा, शिक्षक बहाली जो हुई है उसके बाद जो हंगामा खड़ा करने की कोशिश हो रही है उस पर चर्चा हुई है। तो पहला सवाल यह है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं काम कर रहा हो, कहीं पढ़ रहा हो, कहीं इनरोल्ड हो और लंबे समय तक वो वहां जाए ही ना, तो क्या यह उचित है कि उस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज किया जाए? कोई व्यक्ति अगर किसी खास कारण से, स्वास्थ्य कारणों से हो या अन्य कारणों से हो, अनुपस्थित रहता है तो उन चीजों को वो बता सकता है। तो बिहार की सरकार और शिक्षा विभाग की प्राथमिकता है कि कहीं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। उसी दिशा में लगातार कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल जायज बात है, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं। एक मिनट, नहीं, एक एक करके चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से। आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं अभिषेक, कि कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई नहीं आ रहा है तो शिक्षा विभाग उसको कार्रवाई करनी चाहिए। पर ये छोटी मोटी तादाद नहीं है। 20 लाख छात्र स्कूल नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, इसकी कोई तहकीकात की गई? कोई अध्ययन किया गया? इसके मूल में, इसकी जड़ में जाने की क्या कोशिश की गई है? नहीं, एकदम संदीप जी, हर एक विद्यालय का आकलन हो रहा है कि आखिर जो नामांकन हुआ था वो फर्जी तो नहीं है, या किन कारणों से विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो फिर सरकार से क्या मदद और सहायता चाहिए। तो स्थितियां जो है उनका आकलन लगातार हो रहा है, लेकिन हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। संदीप जी, अगर आप बिहार के गांवों में सर्वे करेंगे तो आपको ऐसा मालूम चलेगा कि आज बिहार के लोग कितने उत्साहित हैं कि शिक्षकों की उपस्थिति कितनी ज्यादा हो रही है स्कूलों में। पहले एक कंप्लेन होती थी कि शिक्षक कहां है, अब तो शिक्षक उपस्थित रहते हैं। इतने बड़े पैमाने पर बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना बहुत जरूरी है। यह कोई केंद्र की सरकार नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का आप वादा करते हैं और 7 लाख कुछ रोजगार देकर के आप रुक जाते हैं। बिहार की सरकार ने अपने संकल्प से, नीतीश कुमार जी ने अपने नेतृत्व की क्षमता से इस बात को साबित किया है कि इतने बड़े पैमाने पर भी नियुक्ति हो सकती है। अभिषेक, सरकारी मैं कोई नकारात्मक व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत सकारात्मक हूं। ये ना वो एक क्लासिक जो उदाहरण होता है कि भाई एक मिनट सुनिए ना, कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है, उसको आधा खाली मानो या आधा भरा हुआ मानो, इस पर बड़ी चर्चाएं होती हैं, बहुत सा विमर्श होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स होता है। आपने अभी कहा 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती की गई, अच्छा किया, पर इसका दूसरा पहलू ये है कि सालों से 1,70,000 शिक्षकों की कमी थी सालों से बिहार में। इसका एक पहलू यह भी है ना। देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि हम लोग बहुत सकारात्मक पहलू देख करके चलते हैं। लंबे समय से कोई चीज अगर कोर्ट में लंबित है, किसी खास साजिश के तहत अगर लंबित रखने की कोशिश भी की है, सभी चीजों को पार करके बिहार की सरकार ने फैसला लिया। संदीप जी, आपने टैगलाइन चलाया, आपके टैगलाइन से मैं उतना सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई का माहौल है। बिहार ने देश को पहले भी राह दिखाई है, बिहार देश को आगे भी राह दिखाएगा। हमें तो डिबेट इस इशू पर करना चाहिए कि जब बिहार जैसा राज्य जो इस कदर भी साधन संपन्न नहीं है, बिहार जैसा राज्य जब इतनी नियुक्तियां कर सकता है, तो अन्य जो राज्य हैं वो बिहार की तर्ज पर क्यों नहीं चलते? केंद्र की सरकार अगर वादा करती है रोजगार को लेकर के, ये तो हमने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में किया है ना संदीप जी, अन्य क्षेत्रों की बात करें उसमें भी लगातार वैकेंसीज निकल रही, लगातार नियुक्तियां हो रही। पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है कि 1,25,000 लोग अब शिक्षक बनने वाले हैं, बन चुके हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है बीपीएससी के माध्यम से। आऊंगा उस पर, गड़बड़ झाले की बात पर आऊंगा। घर जाइए, सर्वे कराइए। नहीं, भाजपा के जहां विधायक जीते होंगे वहां भी है चीजें। अगर ये ड्रॉप आउट रेट रहेगा, साक्षरता दर बिहार की 61% पर ही अटकी रहेगी। ये तो मेधा इतनी है बिहारियों में कि
विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी वो आगे निकल आते हैं, पर कितने अपने गांव देहात में ही सिमट कर रह जाते हैं, सवाल ये है। नहीं, उनके लिए भी सरकार की तरफ से लगातार व्यवस्था की जा रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत भी जितने स्कूल्स होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, उस दिशा में लगातार काम हो रहा है। अभी तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की चर्चा हुई और पूरे देश में खलबली मची हुई है। हम जानते हैं कि भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं उनके पास कितना बड़ा चैलेंज है। 1,25,000 लोगों को मौका मिलता है, उनमें वो भी लोग होंगे जिनके प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे। उनसे जाकर के कभी पूछिए ना कि महागठबंधन की सरकार के प्रति उनके मन में अब कितना अगाध श्रद्धा है और क्या डेडिकेशन डिवोशन है कि बिहार में रहकर तो जो सवाल उठ रहे हैं, कट ऑफ से ज्यादा नंबर, फिर भी सिलेक्शन नहीं, बस एक जवाब आ जाता है बीपीएससी की तरफ से। वो आंकड़े क्यों नहीं निकालकर सार्वजनिक कर दिए जाते कि भाई किसके जो दस्तावेज थे सत्यापन में वो अयोग्य हैं, सार्वजनिक कर दीजिए। सार्वजनिक कर दीजिए वो 4,800 छात्र, उनके नाम जो भाषा के पेपर में अयोग्य साबित हुए। संदीप जी, समझने की आवश्यकता होती है। किसी भी आयोग में बहुत सारी चीजें गोपनीय भी होती हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ गड़बड़ी हुई है। भाजपा के लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, ये व्यापम वाले लोग हैं ना, ये व्यापम वाले ही लोग हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है ना कि किस तरह से व्यापम घोटाला किया जा सकता है। इसलिए सरकार की छवि खराब करने के लिए इनके पास कोई अब रास्ता और चारा नहीं बच गया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो प्रावधान है वो सबके पास है और बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ऐसी कौन सी इसमें अब जब राष्ट्रीय सुरक्षा या राजकीय सुरक्षा का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ऐसा कौन सा मामला है इसमें, बता दीजिए। मैंने कहा ना आपको कि हर आयोग हो, हर बोर्ड हो, हर निगम हो, काम करने का अपना एक तरीका होता है। अब तो ये तो वही बात हो गई ना कि जो अगर अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं, हम तो उनको शुभकामना देते हैं उनके आगे के भविष्य के लिए कि वो तैयारी करें, लेकिन वो कुचक्र में फंस रहे हैं, विपक्ष के कुचक्र में फंस रहे हैं कि वो बातें से भाई आपको, आपके मन में जो भी सवाल है, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर आप आयोग के पास जा सकते हैं। हर चीज को उठाने का, कहने का, प्रेजेंट करने का एक उचित प्लेटफॉर्म होता है संदीप जी, और इस बात से मुझे लगता है कि विपक्ष का कुचक्र है, आप कुचक्र फैला रहे हैं। एक मिनट माधव आनंद, क्योंकि युवा हैं आज ज्यादातर लोग इस पैनल में, आप कुचक्र फैला रहे हैं। अगर डुप्लीकेसी हो रही है, लोग स्कूल में नहीं आ रहे तो नाम कटेंगे, और इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती पहले कभी हुई नहीं। आपको परेशानी इस बात को लेकर है, अगर मैं अभिषेक की बात मानूं तो। संदीप जी, अभिषेक जी खुद भी एक प्रोफेसर हैं और टीचर हैं, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने लंबे अरसे तक साथ में काम किया है, और उनको भी पता है कि नीतीश जी की सरकार का मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं। और अभिषेक जी की मजबूरी हो सकती है, मेरे अनुज हैं, क्योंकि सरकार के साथ हैं, सर उस पार्टी में हैं, तो डिफेंड करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन नीतीश जी की अगर सरकार का पूरे कार्यकाल का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फेलियर जो है या अनुपलब्धि जिसको कहें, वह है कि पूरे शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है। और संदीप जी, बहुत गंभीर विषय है। देखिए, जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात होती है तो अगर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आए, यूनाइटेड नेशन का, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तुलना अफ्रीका के मलावी और कांगो जैसे कंट्री से भी बदतर बताई गई है। यही है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। आपने सही कहा, बिहार में जितनी युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति को सरकार समझ ही नहीं पाई, और सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है सो राजनीति कर रही है, कुचक्र जो है सो कर रहा है। मैं नीतीश जी से और अभिषेक जी से कहना चाहता हूं, देखिए बिहार में आरजेडी की खासकर जब आरजेडी रही है सत्ता में, चाहे वो अकेले अपने बल पे हो या गठबंधन के माध्यम से हो, और आरजेडी एक सत्ता में हो और कोई भी बहाली की प्रक्रिया निष्पक्ष हो, यह असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है संदीप जी। पूरा आपने तो कोई भर्ती की ही नहीं सरकार में। 1.25 साल पहले तक तो आप भी सरकार में थे। अगस्त पिछले साल ही तो सरकार, नई सरकार बनी, उससे पहले आप सरकार में हिस्सेदारी थी आपकी, बीजेपी भी उस सरकार में थी। संदीप जी, निश्चित रूप से सरकार में बीजेपी भी रही है, और निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो नेतृत्व प्रदान करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई छात्रों के प्रोत्साहन के लिए कितनी सारी योजनाएं लागू की। अगर 20 लाख लोगों को जो है
हटा दिया गया है सरकारी स्कूलों से, मुझे कहता है 20 लाख का नंबर कहां से आया संदीप जी? कौन सी साइंटिफिक डेटा है? ये तो डेटा चोरी करती है सरकार। जातिगत गणना में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह की डेटा की जैसे हेराफेरी की गई है। और ये तो मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, ये जो अपर सचिव है शिक्षा विभाग के और एक प्रोफेसर साहब हैं, शिक्षा मंत्री हैं, अपर सचिव और शिक्षा मंत्री के बीच क्या होता है यह सबको पता है। शिक्षा व्यवस्था को दोनों मिलकर खत्म करने का काम किया है। युवाओं के साथ खेल हो रहा है। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में जीतन राम मांझी जी ने सही कहा, और मैं अपने पार्टी के तरफ से भी बड़ी गंभीरता से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब आपने डोमिसाइल पॉलिसी हटाया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तमाम अन्य प्रदेशों से जो लोग आएंगे उसमें उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो कई सारे ऐसे फर्जी दस्तावेज बना के आरक्षण की सुविधा लेने के लिए भी जो लाइन में लग गए लोग। तो इसकी आप जांच भर्ती होनी नहीं चाहिए। करा पाए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले आरोप क्यों ना मानूं? और आप एक मिनट सुनिएगा, 2005-6 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली तो शिक्षा पर जो बजट था, बजटीय प्रावधान 4,347 करोड़ का, और 23-24 में ये बढ़कर कर दिया गया है 42,351 करोड़। पिछले साल तो था ये 55,111 करोड़। 12 से 13 गुना बढ़ा दिया गया है। संदीप जी, शिक्षा व्यवस्था के में जो बजट का बढ़ा देने से अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाती तो का शिक्षा, आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है ना उस स्तर पे होता। आप भी बिहार को अच्छी तरह जानते हैं, और हम लोग भी चूंकि बिहार से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं। आप स्कूल में चले जाइए, किसी भी हाई स्कूल में चले जाइए, किसी भी जो है सो माध्यमिक विद्यालय में चले जाइए या 10+2 में, शिक्षक बैठे रहते हैं, स्टूडेंट नहीं आते हैं। क्यों? कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो लगातार 17-18 साल जो नीतीश जी का शासनकाल रहा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को वही बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाते हैं क्योंकि शिक्षकों पे भरोसा नहीं है इन लोगों को। 70% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। प्रियंका यहाँ पर, माधव एक सेकंड, माधव, क्योंकि आपने सीधा आरजेडी पर आरोप लगाया कि आरजेडी आ जाए और भर्ती में घोटाला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिक्षा क्या आपकी प्राथमिकता नहीं है? संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने शुरुआत में जब ये शो का शुरू किया है उस समय आपने बोला था कि बिहार में बहुत टैलेंट्स हैं और मीडिया भी पूरा बिहारियों से भरा पड़ा है। तो वहां पर मैं इस बात पे बस ये बोलना चाहती हूँ आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले कि इसी मीडिया में किस हिसाब का रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी एससी एसटी का, ये देखने के लिए ही और ये सुनिश्चित करने के लिए ही बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस जैसा एक पॉजिटिव कदम उठाया गया। अब आते हैं आपके सवालों के ऊपर, क्या शिक्षा पे हमारा जोर है कि नहीं, हम उसके ऊपर सोचते हैं कि नहीं। 2019 का लोकसभा चुनाव भी आपको याद होगा और 2020 का विधानसभा चुनाव भी याद होगा, जिसमें तेजस्वी जी पूरी की पूरी लड़ाई पूरे चुनाव में सिर्फ इसी बात पे हुई, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा फोकस रहा। 20 लाख बच्चों के नाम कट गए। अब बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पर। तो अभी हमारा पूरा फोकस आपको इस बात पे होना चाहिए कि किस हिसाब से शिक्षा विभाग में 1,70,000 बहाली आती है और मात्र 2 महीने के अंदर में एग्जाम कंडक्ट हो गए, रिजल्ट्स आ गए और अब हमारे पास 1,22,000 शिक्षक हैं, एक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। अब अगर आप 1,22,000 गुने 5 करिए, 5 जन तो परिवार में होते हैं, 5 करिएगा, लगभग 6 लाख लोगों का कल्याण हुआ है। तो शिक्षा से हम शिक्षा के बच्चों का क्या हुआ? आगे आ रहे हैं बच्चों सर, का है, आगे आ रहे हैं। शिक्षा विभाग में आप ये देखिए कि हमारा इतना समावेशी नजरिया है कि हम किसी के साथ जो कह रहे हैं कि हम भेदभाव कर रहे हैं, विषमताएं हैं, हमारे यहाँ तो आपको याद होगा भाजपा के प्रवक्ता की बेटी का चयन हुआ है बिहार में शिक्षा विभाग के में शिक्षक पढ़ाने के लिए। तो ये हमारे नेतृत्वकर्ता का, ये हमारे लीडरशिप का, कार्यकुशलता को, परिश्रमशीलता को, सभी तरह की जितने मूल सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला। ये 20 लाख बच्चों के जो नाम कटे, ये कितनी विषम परिस्थिति है। इसमें बेरोजगारी का आलम, वो घर में कमाई नहीं हो रही, सब कुछ जुड़ता है। कौन नहीं चाहेगा अपने बच्चे को पढ़ाना? 20 लाख बच्चों के जो नाम काटे गए, तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे उनको कहा गया कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं 15 दिन से ज्यादा स्कूल में, उन पर ध्यान दिया जाए, क्यों नहीं आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैकिंग करने की भी शुरुआत हुई, ट्रैकिंग करने की ऐसे कि डीबीटी योजना का
कौन लोग फायदा उठा रहे हैं कि खाली पोशाक के लिए और पैसे के लिए और किताब के लिए वो एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन कहीं और पढ़ रहे हैं। इसको हमें सकारात्मक तौर पर देखने की जरूरत है। अच्छा। सकारात्मक तौर पर कि हम एक शिक्षा में क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं, गुजरात मॉडल पे नहीं चल रहे हैं कि 700 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक अवेलेबल है और 84 स्कूलों को हम साल भर में बंद कर दे रहे हैं। हम उसमें एक बदलाव लाने की ओर हैं और इसे सकारात्मकता से देखा जाना चाहिए। बंद नहीं हो रहे क्या? 62,000 स्कूल बंद होने के कगार पर हैं, उनमें से बहुत से बंद भी हो गए हैं बिहार में। गलत आंकड़ा बता रहा हूं क्या? उन्हीं को चलाने के लिए और सुगमता से चलाने के लिए, शिक्षा को उत्कृष्ट बनाने के लिए ही इतनी शिक्षक बहाली लाई गई और दिसंबर में 1 लाख शिक्षकों की फिर से तो बहाली होने वाली है। बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था को ये कदम उठाए जा रहे हैं। आलोक वत्स, देखिए संदीप भाई, सबसे प्रथम सवाल कि 1,75,000 शिक्षक बहाल हुए और ये कितने दिनों से लंबित था, इस पर किसी ने नहीं बोला। ये 75,000 कुछ स्कूल हैं बिहार में, जिसमें से 60,000 स्कूल तो बेहाल है। वहां पर सारे सब्जेक्ट के टीचर उपलब्ध नहीं है। एक ही टीचर सब पढ़ा देता है। नहीं, अब जैसे ये साइंस का टीचर नहीं मौजूद है, हिंदी का टीचर नहीं मौजूद है, तो उन लोगों को प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता है। हमने वीडियो वायरल होते हुए भी देखे वो क्या पढ़ाई प्राइवेट ट्यूशन लेना पड़ता है, चूंकि बिहार में एक मानसिकता है कि चाहे अपने घर का जेवर बेच दो, खेत बेच दो, लेकिन बच्चा बच्ची को पढ़ा के सबल बनाओ। ये टोटल बिहार। बीजेपी ने क्या किया? 2005 से तो लगातार साझीदार थे सरकार में। देखिए, हमें चलने नहीं देते थे, ये अपना मनमानी करते थे। ओ। और अभी जो स्थिति है वहां पे 1,22,000 जो बहाल हुए हैं, उसमें बहुत भयंकर घोटाला हुआ है। और ये उसको कह रहे हैं कि हम गोपनीय, ये कौन सी बड़ी दस्तावेज है कि जिससे देश को या राष्ट्र को खतरा है, जो ये गोपनीय रखे हुए हैं? करें सार्वजनिक, बताएं। अच्छा ठीक है, अगर फर्जी बहाली हुई है तो उनको जेल भेजें, कौन रोक रहा है उनको? लॉ एंड ऑर्डर तो उन्हीं के हाथ में है। लेकिन इस तरीके का माहौल खड़ा करके, और ये बात सही है कि आरजेडी के राज में तो चरवाहा विद्यालय का पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, ये तो उनका विजन था कि भैंस के पीठ पर स्लेट से लिखेंगे। तो ये तो किस युग में ले जाने की बात कर रहे थे, और किस युग में अब फिर से जो कमांडेंट है, एक 9वीं पास है, एक 10वीं फेल है, जो अभी भविष्य में शायद मुख्यमंत्री पद भी सुशोभित कर देंगे। तो खुद ही इन लोगों की कितनी अपने, जब आप निजी टिप्पणी करते हैं, कुछ उंगलियां आपकी तरफ भी उठते हैं। देश की शिक्षा मंत्री एक महिला बनी थी, उनकी शैक्षणिक योग्यता सबको मालूम है। हाँ, तो बाद में उसको ठीक भी कर दिया अच्छा, गया। बाद में ठीक कर दिया लेकिन गया। एक चीज और आपको बता दूं, जो वहां के पाठक है, ही इज अ वेरी अपराइट ऑफिसर, और वो बाय लॉ और बाय रूल चलते हैं। चंद्रशेखर यादव से उनका पैरेलल रिश्ता है। कभी भी, अभी देखिए, कोई उनका बयान नहीं आया है शिक्षा मंत्री का अभी तक। इतना बवाल खड़ा हो गया है, और बाय बुक वो जाएंगे तो हो सकता है जो कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन व्यवहारिकता में जाएंगे तो वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब हमको शिक्षक ही नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, तो मिल तो रहे हैं। अच्छा, अब 1.25 लाख की तो भर्ती हो गई, दूसरी जो आप नहीं कर पाए। दूसरी भाई ये पद खाली पड़े हुए थे ना। दूसरी चीज की एक बात सही है कि डीबीटी योजना का लाभ उठाने के लिए भी बहुत लोग इसमें नाम लिखा लिया है। ये इस बात को प्रोत्साहित करना पड़ता है ना लोगों को। मिड डे मील स्कीम किस लिए? कि भाई गरीब का बच्चा भी जाए स्कूल में, बैठेगा, रोटी खाने के बहाने ही आएगा तो कुछ पढ़ेगा। हाँ, ये बात सही है, लेकिन कुछ लोग उसका लाभ उठा रहे हैं गलत ढंग से, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। लेकिन वहां शिक्षा नाम की चीज छोड़ी ही नहीं नीतीश बाबू ने। कोई भी स्कूल, अच्छा, अकेले नीतीश कुमार ने बंटाधार कर दिया। प्राइवेट पैरेलल कितनी वहां स्कूलें चल रही हैं। मैं बिहार से आता हूं, गली नुक्कड़ में 2 ही आदमी कमा रहा है बिहार में आज की डेट में। या तो डॉक्टर, उसकी प्रैक्टिस सही है, या स्कूल अगर उसका ठीक चल गया, यही प्राइवेट स्कूल। कमाई वाले यही लोग बच गए। प्राइवेट के सहारे ही शिक्षा है, तो आगे कुआं पीछे खाई है। बिल्कुल, ये पढ़ाई है बिहार की। धीरेन्द्र सिंह मुन्ना। संदीप जी नमस्कार। देखिए, यह विषय बहुत ही गंभीर है, और इस तरह का जो भी ये लोग दावा कर रहे हैं कि 1,70,000 नौकरियां हमने दी है, एक्चुअल में
40,000 पहले से ही शिक्षक जो नियोजित है उनको ही इसमें उत्तीर्ण कराया गया है। बाकी जो आप उत्तीर्ण का लिस्ट देख रहे हैं वो बिहार के अलग राज्य उत्तर प्रदेश के हैं या कहीं और बगल के राज्य से हैं, झारखंड से। और उसको बिहार के लोगों को इसमें क्या रोजगार यहाँ के पढ़े लोगों को मिली है, यह आप नज़दीक से अगर इसको अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा। और अगर शिक्षा विभाग ने ये अभी 20 लाख बच्चों का आपने जिक्र किया है संदीप जी, ये लोग कहते थे कि अंबेडकर जी ने भी कहा था, बाकी ये समाजवादी नेता भी कहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो इस सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 100% वैसे ही परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं। आज ठीक है खाने के बहाने आते हो या पोशाक के बहाने आते हो जिसकी आपने जिक्र करी, तो आप ऐसे लोगों को शिक्षा लेने से विमुख कर रहे हैं, तो बिहार को आप कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर विषय है। और ऐसा गंभीर हो तो क्यों रहा है, है? पर ये क्योंकि आप देखिए घड़ियाली यहाँ आंसू के बहाते मंत्री हैं और क्या यहाँ के धीरेन्द्र मुन्ना? ये घड़ियाली आंसू बहाने का भी टाइम आ जाता है, क्योंकि आप जो पांचों राजनीतिक मेहमान बैठे हैं सब साथ भी रहे हैं लंबे वक्त तक। सत्ता की मलाई आपने काटी, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई पर। शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त हुई है? आज अगर शिक्षा व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने 2 यहाँ पर केंद्रीय यूनिवर्सिटी दी, आप बताइए कि मोतिहारी में जिसका नीतीश कुमार जी ने भी तारीफ किया है, गया में एक विश्वविद्यालय मिला है अंतर्राष्ट्रीय, उसका यहाँ पे ये किया है, नालंदा विश्वविद्यालय को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था आज 3 साल की डिग्रियां 5 एक साल काबिल में मिल बच्चा रही है बिहार में जो 12वीं करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी या पुणे या बेंगलुरु जाने का इच्छुक नहीं होगा और वो कहेगा नहीं जी बिहार में ही बैठकर मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूं। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा धीरेन्द्र जी। बिल्कुल, क्यों? इसके लिए जिम्मेवार कौन है संदीप जी? कौन मुझे है? ये बताइए। बाहर जाना चाहते, चूंकि हम लोग यहाँ पर यहाँ के जो 30 वर्षों से जो शासन करने वाले मुख्यमंत्री हैं उनके साथ कौन थे ये महत्वपूर्ण नहीं है ना। अच्छा, हम ये लोग महत्वपूर्ण कभी भी नहीं रहे होता। तो सपोर्टिंग रोल में रहे, ओ। लीड कौन कर रहे थे? नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर कहीं गाड़ी एक्सीडेंट करता है तो क्या गार्ड उतना जिम्मेवार होता है कि ड्राइवर होता है संदीप जी? अगर मुख्यमंत्री जी इतने चिंतित होते, अगर पिछले मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी जिनको अभी कन्विक्ट किया गया है कोर्ट के द्वारा, वो अगर नहीं होंगे तो क्या बाकी लोग उसके लिए उतने जिम्मेवार होंगे? हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, और जब जिम्मेवारी थी तो उसके समय में हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी केंद्र में मंत्री रहते हुए काम किया था, और उसी बात का विरोध आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय किया था, जिसके चलते उन्होंने उनसे अलग होने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं इनको बिहार को आगे बढ़ने में शिक्षा उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम लोगों के लिए है। आज 30-32 सालों में सिर्फ वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, जो पहले शिक्षा की व्यवस्था थी वही आज भी व्यवस्था। ठीक है कन्हैया भाई, आपको कुछ समझ में आया? पांचों जो राजनीतिक नुमाइंदे हैं आज पैनल पर सब साथ रहे हैं। बिहार की सत्ता की बागडोर इनके हाथों में रही है, किसी के पास लंबे समय के लिए, किसी के पास थोड़े वक्त के लिए। ये आगे कुआं पीछे खाई जब मैं कहता हूं बिहार की पढ़ाई के बारे में, गलत कह रहा हूं क्या मैं? और ये यहां सिर्फ कोरे घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं क्या? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मुद्दा को आपने आज चर्चा के लिए यहाँ रखा है। अपराध मैं देख रहा हूँ सारे पॉलिटिकल पार्टी पहली बार मतलब इस तरह का पॉलिटिक्स होता है, और पॉलिटिक्स जो है बिहार में सब कुछ बढ़ा देता है, उसमें शिक्षा। आपको याद होगा पिछले दिनों हाईकोर्ट में जज कन्हैया भाई, मैं आपका ऑडियो ठीक करवाता हूं। आपका ऑडियो क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से रिकनेक्ट आपको करवा रहे हैं। पर अभिषेक, आप तो युवा हैं, ये देखिए कहीं ना कहीं आप सारे जो बैठे हुए हैं, आपके हाथों में वो जिम्मेदारी थी ना।
वो जिम्मेदारी निभाई गई है क्या ईमानदारी से? क्या आप ये बात कह सकते हैं? क्या शिक्षा दरअसल एक प्राथमिकता है एक ऐसे राज्य में जहां दरअसल ब्रेन पावर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिसका एक तरफ ये कहना कि बिहार की मेधा प्रतिभा का डंका पूरे विश्व में बजता है, और दूसरी तरफ बिहार पर यही आरोप लगाना हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा कि बिहार में तो शिक्षा को लेकर कोई व्यवस्था ही नहीं है। अरे बिहार का हर एक बच्चा यहां जन्म लेने के बाद जर्मनी चला जाता है पढ़ने। क्या बिहार की ही स्कूली शिक्षा से बच्चे निकलते हैं और आईएएस आईपीएस तक बनते हैं। बहुत सारे ऐसे बिहार कैडर में के बने हुए आईएएस आईपीएस का आप इंटरव्यूज देखते हैं, या फिर उनके लिखित साक्षात्कारों में भी आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते और पढ़ते चले गए। समझना यह आवश्यक है कि आरोप हम पर वो लोग लगा रहे हैं जब हमारे साथ रहते हैं तब इसी शिक्षा व्यवस्था का गुणगान करते हैं। और संदीप जी, एफिशिएंसी किसी भी चीज की 100% नहीं होती है, या किसी की अपेक्षा अच्छा, को एक भी चीज बताइए अभिषेक, मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन, एक मिनट, मेरा समझिए। थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिएगा, मेरा ज्ञानवर्धन कीजिएगा। 242 की विधानसभा, कितने मंत्री हैं बिहार सरकार में? 243 सीट्स है विधानसभा। हाँ, की बिहार में। 243 पहले तो कितने? मैं वो हाँ हाँ, विस्तार बिल्कुल कर देना ठीक चाह ठीक रहा है था। आंकड़ा। और अभी कितने अगर आप मंत्री? मैं अभी अंदाजन बता दीजिए। लगभग 35 की संख्या है मंत्री। 35 और 125 के करीब सत्ताधारी दल 35 से 40 के बीच मंत्रियों की सत्ताधारी दल के विधायक हैं। बाईकैमरल है, आपकी विधान परिषद भी है, मैं उसमें 150 से प्लस है। 150 हाँ, से प्लस तो है। उसमें मैं जान 150 से प्लस है संदीप जी। 150 से प्लस। इनमें से एक भी, एक मिनट रुकिए ना, उसमें से एक भी सत्ताधारी दल का विधायक या एक भी मंत्री का बेटा या बिटिया सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बिहार में? ये अब इस बात की निजी जानकारी तो मेरे पास नहीं उपलब्ध है कि किनके बेटे बेटियां कहां पढ़ते हैं। देखिए, कहां पढ़ाना है ये हर किसी का अपना निजी फैसला हो सकता है संदीप जी। हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप अभी सरकारी ताल ठोक विद्यालयों रहे में थे ही ना, पढ़ाइए या सरकारी प्राइवेट स्कूलों नहीं में पढ़ पढ़ कर कितने जिनकी- आईएएस जिनकी आईपीएस जांच बन है। गए। मंत्री विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। है ना, है ना, है ना। नहीं, अब वो उनकी निजी चॉइस हो सकती है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे साक्षात्कार हैं जिसमें आपको दिखेगा कि देश में टॉप करने वाले जो बिहार से आने वाले बच्चे हैं, विभिन्न संकायों में, विभिन्न परीक्षाओं में उन्होंने अपनी शिक्षा मेरा दीक्षा सवाल सरकारी पर स्कूलों अभी से भी ली है। कायम है। कन्हैया बेलारी से भी वक्त कम है, पर मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप अपनी राय मेरे साथ साझा कीजिए। ये शिक्षा, ये सबसे अहम बुनियाद है किसी भी राज्य के लिए और किसी भी देश के लिए, उसकी युवा शक्ति के लिए। आप क्या सोचते हैं? बात बिहार की भी, बात पूरे देश की भी, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, बुनियाद की बात कर रहे हैं। कन्हैया भाई, ये बिहार की पढ़ाई आगे कुआ पीछे खाई खेल ये है क्या? सब मिलकर घड़ियाली आंसू तो बहा रहे हैं, सब कहीं ना कहीं सत्ता में तो रहे हैं। सब झूठ की खेती कर रहे हैं। किसी को बुनियादी जो सवाल है बिहार का, उससे कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई का प्रकटीकरण नहीं करना है, बताना नहीं है। दारू खूब बिकता है, लेकिन बोलना है कि एकदम सफल है। पढ़ाई चौपट है, बोलना है कि अब पूछिए मत। आप पूछ रहे थे ड्रॉप आउट में, तो उसमें मैं थोड़ा एक और अमेंडमेंट कर दूं। उसमें एक कारण ये भी है कि दबंग के जो बच्चे हैं, किसी भी जात के हों, उनके बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट में, लेकिन एडमिशन वहाँ है इसलिए कि 10 रुपया के हिसाब से डेली का वो लोग हेडमास्टर साहब से ले लेते हैं मिड डे मील के। हमारा बेटा का नहीं है, 300 रुपया महीना वो लोग लेते हैं। जब तो 300 महीना दे दीजिए, तो उनका भी नाम है उसमें, लेके जाते हैं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो ये सारी बातें आ रही हैं, इसको ये लोग नहीं बताएंगे। पिछले दिन हाई कोर्ट के जज ने कहा था कि जब तक से सरकारी अफसर के बड़े बड़े बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, सुधारना बहुत मुश्किल है। आपसा कनेक्शन कट गया था, यही सवाल मैंने अभिषेक झा से पूछा कि आपके 150 के करीब विधायक हैं, 35 मंत्री हैं, एक का भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? वही नहीं, भाजपा का भी किसी भी पार्टी के हाँ, सभी का ही, सभी का, बल्कि किसी का नहीं पढ़ते हैं, किसी का नहीं पढ़ते हैं। और सबसे देखिए, स्कूल खुद चकचक है, अब पूछिए मत कितना सुंदर है। वॉशरूम मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही खराब स्थिति है।
बच्चियों के लिए तो सेपरेट है ही नहीं। और ये के पाठक पर जो लोग जो है, अभी के पाठक हीरो हैं गांव के लोगों के, गार्जियन के, समझ लीजिए। और ये बहाली जब बीजेपी की सरकार थी और जब बहाली किए हैं, ये उसमें सारे मतलब 80% भरेट को किया था इन्होंने। भरेट तो समझते होंगे आप, कुछ पढ़ाने में नहीं आता है, कुछ नहीं जानते हैं वो लोग। तो कोरी पर्दादारी हो रही है पढ़ाई के नाम पर, और ऐसे प्रदेश में जो अपने टैलेंट के लिए जाना जाता है, और ये क्या पूरे देश पर भी लागू होता है? अपनी राय साझा कीजिए। बात हो रही थी पढ़ाई की, पढ़ने वालों की भी और पढ़ाने वालों की भी। अशोक सिंह मध्य प्रदेश भोपाल से हैं। वो कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सक्षम लोग वहां जाते भी नहीं। आंशिक सत्य है ये। दिल्ली में अच्छी पढ़ाई हो रही है, कई जगह अच्छी पढ़ाई होती भी है, लेकिन अमूमन नहीं। उधर इम्तियाज आलम हैं पटना बिहार से। वो कह रहे हैं सरकारी तो सिर्फ हमें नौकरी चाहिए, स्कूल और अस्पताल नहीं। ये अपने आप में एक बड़ा सही कटाक्ष दिया है। तो प्राथमिकता कब बनेगी शिक्षा? इंतजार रहेगा। नमस्कार।